2025 का जो G7 समिट हुआ उसकी वेन्यू थी इस बार कंट्री कनाडा। कनाडा में भी स्पेसिफिक जाओगे तो अल्बर्टा आ जाएगा और अल्बर्टा में भी स्पेसिफिक जाओगे तो कैनन्स आ जाएगा। आपके यूपीएससी में इस साल 2025 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, एक उसके ऊपर स्टेटमेंट आ रखी थी, दूसरा उसके थीम पे आई थी और तीसरा उसके वेन्यू के ऊपर आई थी। तो आपके जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन है, उसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस आती हैं, वहाँ से ये इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल हो जाते हैं। पूरा जी7 को डिटेल में देखेंगे, कैसे इसके फॉर्मेशन हुआ, क्या रीज़न्स थे और जो 2025 की आउटकम्स आई हैं, वो क्या-क्या हैं, किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया और साथ ही 2026 के लिए क्या वेन्यू डिसाइड करा गया है। तो देखो, जब भी जी7 कंट्रीज़ की बात आएगी तो आपने एक छोटा-सा ट्रिक याद रखना है, वैसे सभी को पता ही होता है, दैट इज़ जूस और जीएफ। यहाँ पे जी से जो कंट्री आएगी वो है जर्मनी, एफ से आ जाएगा फ्रांस, जे से आएगा जापान, यू से आ जाएगा यूएस, यू से ही यूके, आई से आ जाएगा इटली और सी से आ जाएगा कनाडा, ठीक है? तो ये तो जी7 कंट्रीज़ हैं, पर मैं अगर बोलूँ ये जी7 तो थी नहीं पहले, ये जी6 हुआ करती थी। कैसे ये फ़ॉर्म हुई? तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं यॉम किपुर वॉर। यॉम किपुर वॉर को ही रमादान वॉर भी कहते हैं। आपको पता है 1948 में इज़राइल का फ़ॉर्मेशन होता है, ठीक है? तुर्की, इंडिया सभी इसको एज़ अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं। तो आज के टाइम पे हम फ़िलिस्तीन की जगह पे इज़राइल ही बोलते हैं इसी रीज़न की वज़ह से। अब 1948 के बाद भी ऐसे नहीं था कि शांति हो चुकी थी इन एरियाज़ में। बहुत सारे अरब नेशंस थे, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे, जिनको ये बात भी पसंद नहीं आई कि क्यों यूनाइटेड नेशन ने इसको इज़राइल कंट्री बना दिया। तो इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। रीज़न बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन इनह्यूमेन तरीके से इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था इज़राइल ने। अब 1948 में भी इज़राइल को यूएस सपोर्ट कर रहा था और इंडिया के साथ अगर रिलेशंस की बात करें तो डिफेंस के अंदर हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। तो क्यों ना इंडिया एज़ अ इज़राइल को एज़ अ कंट्री देखता, ठीक है? तो ये सारे रीज़न्स थे। इसके बाद क्या हुआ 1960s में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं यॉम किपुर वॉर। अब इज़राइल के कुछ पड़ोसी हैं, जैसे नीचे वाली साइड आपको इजिप्ट मिलेगा। इजिप्ट का यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला रीजन आता है। पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है जो 3 साइड से पानी से कवर होता है। ऐसा लैंड एरिया जो 3 एरिया से पानी से कवर्ड है। एक आगे सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया, थोड़ा-सा जॉर्डन वाला हिस्सा और यहाँ पे सीरिया वाला हिस्सा। इज़राइल यहाँ पे अटैक्स करना शुरू कर देता है। अब जैसे आज के पॉलिटिकल सिनेरियो से बोलूँ, तो सीरिया के अंदर अवसाद हुआ करता था। जैसे ही ये वाली सरकार हटाई गई, तो जो अब सरकार वहाँ पे बैठी हुई है, वो इज़राइल के फ़ेवर में है। तो जब इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप उनको कभी भी नहीं सुनोगे कि सीरिया ने कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज़ करा या फिर जॉर्डन ने कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज़ करा, नहीं सुनोगे। पर ये 1960s की जब बात है, तो इज़राइल यहाँ पे अटैक्स कर रहा है। अब जब यहाँ पे अटैक करने शुरू करे तो जो आपके बाकी के अरब नेशंस हैं, जैसे यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा, येमेन आ जाएगा, ओमान है, कतर है, यूएई है, कुवैत है, ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और इन्हीं के ऊपर एक गल्फ भी आपको दिखेगी व्हिच इज़ पर्शियन गल्फ जिसके ऊपर ईरान है यानी कि पर्शिया। 1960s में ईरान के साथ इसराइल के रिलेशन नहीं खराब हुए थे। अब ये जो सऊदी अरेबिया अरब नेशंस हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन को ओपेक भी बोला जाता है, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इन्होंने बोला कि जितनी भी कंट्रीज़ इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं, उनको हम ऑयल नहीं बेचेंगे और इससे ऑयल के प्राइसेज़ हो जाते हैं रेज़, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जैसे यूएस एंड ऑल जो आप 7 कंट्रीज़ देखते हो, ये आगे आते हैं 1973 के अंदर और इन्होंने बोला कि हम ना अपना एक इन्फॉर्मल सा ग्रुप बना लेते हैं, जिसका नाम रख दिया जी6 समिट जब ये बना था 1975 में इसका फॉर्मेशन होगा और अगर बात करें इस यॉम किपुर वॉर की तो यहाँ पे इसराइल जीत चुका था दोबारा से। तो जी7 कंट्रीज कैसे बनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए आप जाओगे 1975 में। 1975 में जी6 बनता है, यहाँ पे 2 कंट्रीज नहीं थी। कौन-कौन सी? एक कनाडा नहीं थी और दूसरी रशिया नहीं थी क्योंकि रशिया का तो अभी फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। देन क्या होगा 1976 यानी कि अगले ही साल अगली कंट्री एंट्री मारती है व्हिच वाज़ कनाडा। जैसे ही कनाडा एंटर हुई तो ये बन चुका था ग्रुप ऑफ 7 जी7 और उसके बाद 1997 में जाके रशिया की एंट्री होती है। इतने लेट क्यों हुई? क्यों? रीज़न था यहाँ पे था सोवियत यूनियन। 1991 में तो जाके इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है? फिर 1991 में तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15 कंट्रीज़ फॉर्म हुई, तब जाके यहाँ पे रशिया एंटर करता है इन ईयर 1997। 15 कंट्रीज़ कौन-कौन सी बनी थी सोवियत यूनियन से? तो उसके लिए आपको एल्बम, जीएए और के स्क्वायर यू, टी स्क्वायर याद रखना है।
तो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक है किर्गिस्तान, ये तो वैसे भी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। एक आ जाएगी कज़ाकिस्तान, यू से आ गया उज़्बेकिस्तान, टी से आ गया तुर्कमेनिस्तान, टी से ही आ गया तजिकिस्तान, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगी जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान और वहीं पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। तो ये टोटल बन गई 14 कंट्रीज़ और एक था इनमें रशिया, जिसको आप नहीं भूल सकते। ये स्टोरी थी 1991 की। इसी वजह से रशिया की एंट्री सबसे लास्ट में होती है व्हिच वाज़ इन ईयर 1997। अब ये ग्रुप बन चुका था ग्रुप ऑफ 8 और ये ग्रुप ऑफ 8 ना रह के 2014 में दोबारा से बन जाता है ग्रुप ऑफ 7। क्या रीज़न था? रशिया ने इल्लीगल तरीके से क्रीमिया की एक छोटी-सी टेरिटरी थी सॉरी यूक्रेन की एक छोटी-सी टेरिटरी थी व्हिच वाज़ क्रीमिया, इसको एनेक्स कर लेता है। जैसे एनेक्स करा G8 से एंट्री इसकी हो जाती है खत्म और ये ग्रुप दोबारा से कितना बचता है G7 जापान, यूएस, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस। नाइ अब देखो क्वेश्चन उठता है कि क्या यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नो। सा उसमें तो 27 कंट्रीज़ आ जाती हैं, वो इसका मेंबर नहीं है। ऑल्दो मीटिंग्स में अगर आना चाहे तो इन्विटेशन भी मिल जाता है, ये कंट्रीज़ बैठती भी हैं, देखती हैं कि क्या-क्या इन कंट्रीज़ के मेंबर्स ने बोली चीज़ें। एंड अगर फंक्शनिंग की बात करें G7 की, तो मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वेल्दी डेमोक्रेसीज़ का एक ग्रुप बना हुआ था, इन्फ्लेशन को टैकल डाउन करने के लिए कि इनके ऊपर कोई बर्डन ना जाए। एंड स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई इनका हेडक्वार्टर नहीं है, जनरल सेक्रेटरीएट नहीं है, प्रेसिडेंसी देखोगे तो एनुअली रोटेट करते रहते हैं कि इस साल अगर कनाडा की टर्न है, अगले साल फ्रांस की टर्न है, तो 2026 में टर्न भी किसकी है? फ्रांस की ही है। शेर्पाज़ अलाउड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया कि कनाडा आप भी आएँ, G7 समिट को भी जॉइन करें। ऐसा नहीं था सिर्फ हमें ही इन्विटेशन मिला हुआ था, यूक्रेन को मिला था, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको इन्विटेशन दिया गया था। नाउ द वर्ड इज़ शेर्पा। शेर्पा कौन होते हैं? कोई भी इम्पोर्टेंट डेलीगेट जिस दूसरी कंट्री में इन्विटेशन मिला था, वो आएँगे उस मीटिंग के अंदर और नोट डाउन करेंगे जो भी चीज़ें वहाँ पे बोली जाएँगी, तो दैट इज़ शेर्पा। एंड नेक्स्ट 2024 का जो वेन्यू था वो इटली का था, जहाँ पे बात हुई थी अबाउट यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेके और सिमिलरली जो इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चला था उस टाइम पे गाज़ा के साथ। अब ईरान के साथ तो पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज होगी तो इस बार एम्फसाइज़ भी किसके ऊपर करा गया? तो जो इज़राइल और साथ में ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, इस बार उसके ऊपर भी फोकस करा गया। आपने देखा होगा ट्रम्प चले गए थे बीच मीटिंग से ही उठ के और फिर इमैनुअल ने मॉकिंग भी करी थी कि चले गए वो सीज़ फायर करवाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई इस बार के G7 समिट में, जो कि सारी पॉलिटिकल थी अगेन पेपर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 7-8 पॉइंट्स निकल के आएँगे। नाउ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा, किन-किन चीज़ों के ऊपर G7 फोकस करता हुआ है? तो सबसे पहले तो ट्रेड, खरीद-बिक हो रही है चीज़ों की, डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर, देन क्लाइमेट चेंज की बात करी गई है, इवन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 भी है जो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है और सबसे रिसेंट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन 2023 का जो समिट हुआ था G7 का, वो जापान में हुआ था और उसको बोला गया था हिरोशिमा G7 समिट। हिरोशिमा सॉरी G7 नहीं एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। मेन एम्फसाइज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पे। एथिकल तरीके से कैसे एआई को यूज़ किया जा सकता है, उसके ऊपर एम्फसाइज़ करा गया था। नाउ G7 2026 का कहाँ पे होगा? तो आंसर आ जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स किया G7 कंट्रीज़ ने? तो जब कोविड-19 आया था, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बेसिस पे वैक्सीन्स फ्री में दे दी थी अपने नियर बाय कंट्रीज़ को, जिनको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हिट हुए थे और उनके पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें नहीं थी। पर वहीं पे इन कंट्रीज़ की अगर बात करें, इन्होंने अपनी प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच दिखाई, यानी कि पैसे के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखा। तो ग्लोबल क्राइसिस का रिस्पॉन्स कैसे दिया? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्पॉन्स कैसे दिया? अपना फ़ायदा देखा कि हमारा कहाँ पे फ़ायदा है। सिमिलरली जो ये रशिया और यूक्रेन का रशिया का इन्वेजन होता है यूक्रेन के अंदर, क्या रीज़न था उसके पीछे? यूक्रेन ने बोला था कि हमें भी नाटो का मेंबर बनना है। पर वहीं पे रशिया बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इधर हम और इधर यूएस आके बैठ जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन को बैकिंग दिए जा रहा था यूएस, ठीक है? तो क्राइसिस भी चल रहे हैं। देन इनको अभी क्या बोला है ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी कि यूक्रेन वालों आपके पास इतने सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आप लोगों को बेचो उनको, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। पर यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे। देन इनोवेशन हुआ है गवर्नेंस के अंदर, वो हिरोशिमा एआई प्रोसेस समिट भी जिसे बोला गया जापान के अंदर 2023 का जो हुआ था। नाउ लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या-क्या हैं G7 के? तो सबसे पहले तो मॉडर्न डे क्राइसिस के अंदर G7 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इंटरफेरेंस शो करती हैं एज़ अ डेवलप्ड नेशन कि उनको पहले से सारी चीज़ें आती हैं, पता है।
नाउ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जैसे अभी की जो जी7 मीटिंग हुई कनाडा के अंदर एल्बर्टा कैनेंस्किस, वहाँ पे यूएस के जो प्रेज़िडेंट हैं ट्रम्प, वो चले जाते हैं मीटिंग को छोड़ के, ठीक है? मतलब उनको वो रेलेवेंस नहीं लगता। इवन ट्रम्प ने भी बोला था कि जो जी7 की कोऑपरेशन थी वो वीकन हो चुकी है। उनके हिसाब से वो समिट शायद इतना इम्पोर्टेंट ना रहा हो आज के टाइम पे। प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच ज़्यादा है, ठीक है? वेल्थ जनरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वेस्टर्न बायस दिखता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा इफ कंपेयर टू द ग्लोबल साउथ या जो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। जी7 मेंबर्स को अगर पहले देखोगे 1975 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे इनकी जीडीपी के अंदर 50% कंट्रीब्यूशन थी। मतलब 50% तक का पैसा यहाँ जा रहा था। आज के टाइम पे पैसा भी रिड्यूस हो गया है, फंडिंग भी रिड्यूस हुई है और वो बची है सिर्फ 30%। अब इनके ही कॉम्पिटिटर आ चुके हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन-कौन सी कंट्रीज़ थी पहले? पहले तो सिर्फ 4 ही हुआ करती थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई तो इसको ब्रिक्स बोल दिया। 2024 में और सारी कंट्रीज़ ऐड हुई, जैसे इथियोपिया थी, इजिप्ट थी, यूएई थी और ईरान कंट्री थी, ठीक है? सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को इन्विटेशन गया था, अर्जेंटीना ने सीधा मना कर दिया था कि हमें मेंबर नहीं बनना है। वहीं पे सऊदी अरेबिया ने आज तक हॉल्ट पे ही रखा है, तो सऊदी अरेबिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है? पीआईबी पे भी आप चेक कर सकते हो इसको। उसके बाद 2025 अगेन जनवरी मंथ में एक और कंट्री ऐड होती है, व्हिच वाज़ इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स प्लस जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुप है, वो भी एज़ अ कॉम्पिटिटर देखती हैं जी7 को। देन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। कहीं पे पॉपुलेशन एज होती जा रही है, जैसे जापान का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। वहाँ पे आज के टाइम पे आपको एल्डर पीपल ज़्यादा मिलेंगे इफ कंपेयर टू द यूथ। वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस पीछे देखा ना पहले 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, अब 30% बचा हुआ है, वो भी रिड्यूस कर रहे हैं। इनइक्वालिटी इंक्रीज़ कर रही है। ये एग्ज़ाम्पल इटली का बताया हुआ है, जो हाइली पब्लिक डेट से घिरे हुए हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डेट उनके ऊपर है। देन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी और जापान का डेमोग्राफिक चैलेंज, जो इनकी पॉपुलेशन एज्ड होती जा रही है, वो प्रॉब्लम्स मिलेंगी। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यूएस हैज़ नो इंटरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज। ट्रम्प जैसे ही आए सबसे पहला एक काम ये किया कि पेरिस एग्रीमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्लाइमेट एक्शन कुछ नहीं होता, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही हमसे पैसा लूटने की बात करी जाती है। यूएस की ये स्टेटमेंट क्यों आती है? क्योंकि ज़्यादा जो फंडिंग करी जाती है, वो भी यूएस की ही तरफ से आती है। तो पेरिस एग्रीमेंट से एब्सटेन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फोकस करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देन ग्लोबल हेल्थ की अगर बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिली थी, हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस किया था, पर फ्री में कुछ नहीं मिला था वैक्सीन्स यहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं मिली थी, बट ऑन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली थी। तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन रेज़ हुआ था कि ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? कइयों को महँगी बेच रहे हो, कइयों को सस्ती बेच रहे हो, तो ये क्यों हुई थी चीज़? अगेन कैपिटलिस्ट अप्रोच आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। फिर आते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, इतनी सारी कंट्रीज़ फाइट कर रही हैं, उन्हीं की बात करिए। जैसे यूएस का चाइना का राइवलरी, पहले यूएस ने बोला कि चाइना को हमें सप्रेस करना है, ठीक है? इनकी जो मोनोपोली है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद बोला कि नहीं हम कोऑपरेट करेंगे। दोगलापन भी आपको स्टेटमेंट्स के अंदर मिलेगा। तो चाइना तो रेज़ कर ही रहा है, राइज़ कर ही रहा है। इवन अगर आप जीडीपीज़ को कंपेयर करोगे, इंडिया भी इवन जी 6.5% जीडीपी से ग्रो कर रहा है, पर वहीं पे डेवलप्ड नेशन की देखोगे तो 1.5 टू 2.5 तक की परसेंटेज ही आपको कंट्रीब्यूट होती हुई मिलेगी। क्या रीज़न है? वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उतना ज़्यादा पैसा अब नहीं दिखेगा आपको। पर वहीं पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ अगर देखोगे जैसे इंडिया, चाइना, वो आपको राइज़ करती हुई दिखेंगी। एंड उसके बाद 2022 समिट में भी फोकस किया गया था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, तो इनके ऊपर फोकस किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करी जाए। इवन इनके अपने ही इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स मिलेंगे, जो जैसे अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यूएस का ले लेते हैं और कनाडा का। अभी पहले आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी, यूएस ने कनाडा को बोला कि आप हमारी स्टेट बन जाओ, मतलब कंट्री नहीं स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना देंगे, ठीक है? तो ये सारे अपने में ही डिसएग्रीमेंट्स हैं, पॉलिसी मेकिंग्स में अपने ही डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो ये कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल? अब आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि ये जो 51st एडिशन हुआ है कनाडा, अल्बर्टा, कानेस्किस के अंदर, तो क्या-क्या आउटकम्स निकल के आई? सबसे नंबर 1 आपने याद रखनी है वाइल्ड फायर को लेके। बहुत सारी आग लगी थी नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स में भी अगर देखोगे, तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो यहाँ पे सैटेलाइट रिलेटेड डाटा कोऑपरेटिव तरीके से हम बाँटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कानेस्किस वाइल्ड फायर चार्टर यहाँ पे लाया गया।
ग्लासगो व्हिच इज़ लोकेटेड इन यूके अगेन यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ग्लासगो डिक्लेरेशन हुई थी जहाँ पे एम्फसाइज़ किया था कि हमें डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और ये जो लैंड डिग्रेड कर रही है इसको भी रोकना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ 2030। तो इसको भी दोबारा से रिवाइव किया गया। तो पहली कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, वाइल्ड फायर पे फोकस किया गया। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन। अब क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जो आपको चाहिए भी होते हैं पर आपके पास हैं भी नहीं, ऊपर से उनकी सप्लाई के ऊपर रिस्क रहता है और आपको अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनानी है तो आपको चाहिए होंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ये चाइना है, चाइना के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, जापान इन्हीं से खरीदता है। अब जापान को चाहिए भी, उनको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी भी है पर उनके पास वो मिनरल हैं भी नहीं और ऊपर से सप्लाई करवानी पड़ रही है फ्रॉम चाइना। चाइना देखेगा अच्छा ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ये क्या करेगा? सप्लाई के ही ऊपर रोक लगा देगा। सप्लाई के ऊपर रोक लगी और ऊपर की सारी चीज़ें अपने आप ही रुक जाएँगी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। तो दैट इज़ व्हाई इन मिनरल्स को क्या बोल दिया जाता है? क्रिटिकल मिनरल। तो इनके ऊपर बातचीत करी गई है कि जो सप्लाई है इन क्रिटिकल मिनरल्स की वो एक स्मूथ तरीके से चलती रहे, कोई उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। फिर आते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सपोर्ट है यूक्रेन को, अगर यूएस की तरफ से देखें, अगेन वेस्टर्न बाइस भी आपको मिलेगा यहाँ पे। सपोर्ट है मिडल ईस्ट को, जैसे इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में देखो, ईरान के तो अगेंस्ट है यूएस पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है दैट इज़ कॉम्बैटिंग माइग्रेंट स्मगलिंग। आपने ड्रग्स की स्मगलिंग सुनी होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनी होगी। माइग्रेंट की स्मगलिंग का मतलब है जैसे हवाला सिस्टम आपने सुना होगा, अरब नेशंस बहुत करते हैं ऐसे। जैसे लेबर बुलाएँगे फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे एरिया से और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपने पास रख लेंगे जो इंटरमीडिएटरी थे और बाद में उनको काम पे लगा देंगे। तो लेबर की जो स्मगलिंग करी जाती है उसको भी टैकल डाउन करना है। तो दैट वाज़ अगेन वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट और आउटकम। चौथी जो आउटकम मिलेगी वो इकोनॉमिक रेज़िलियंस एंड ट्रेड को लेके है। कनाडा, यूके का ट्रेड अच्छे से चलता रहे, यूएस और यूके का ट्रेड अच्छे से चलता रहे, तो उनके ऊपर बातचीत करी गई है। अगेन आपको प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच दिखेगी जो कि एक तरफ से अच्छी भी होती है, जब तक पॉजिटिव नोट ह्यूमैनिटेरियन तरीके से करी जाती है। ग्लोबल साउथ एंड पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया को जो इन्विटेशन गया था वो इसी पार्टनरशिप के बेसिस पे गया हुआ था। इंडिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड मेक्सिको, इन सभी को ये इन्विटेशन गया था कि आप भी यहाँ पर आएँ और मीटिंग में पार्टिसिपेशन करें, तो ये सभी कुछ आता है। देन आते हैं हेल्थ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा फंडिंग करी जाए ताकि कोई भी बीमारी फ्यूचर में आए तो हम पहले ही रेडी हों। देन एनर्जी एंड क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पे अगेन पेरिस एग्रीमेंट की ही बात करी गई जिसमें से यूएस तो ऑलरेडी एब्सटेन कर चुका है, पर इसको स्ट्रेंथन करने की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। क्लाइमेट बहुत विगरस तरीके से चेंज कर रहा है, मानसून पहले आ रहे हैं, गर्मियाँ जा ही नहीं रही, विंटर स्किप भी हो जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज कर रहा है। ट्रम्प की स्टेटमेंट से चेंज नहीं हो जाएगी रियलिटी कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता। इंडीड दे कंट्रीब्यूट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन फंड के अंदर, बट स्टिल क्लाइमेट तो चेंज कर रहा है। तो दिस वाज़ ऑल जी7 का हिस्ट्री क्या था, प्रेज़ेंट क्या है, वेन्यू क्या है नेक्स्ट ईयर का और इस साल के आउटकम्स क्या हैं। तो इस साल के जो मेंस का पेपर लिखेंगे उनके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी रिलेवेंट प्रूव होंगे।